एक तो यह है वहां की कोई भी प्रधानमंत्री 10 साल से ज्यादा नहीं रह सकता। दूसरा, उन्होंने एक बहुत अच्छा फैसला ये लिया है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों एक आदमी नहीं हो सकता। ये दो पदों को एक आदमी स्वीकार नहीं करेगा। तो ये सारे फैसले एक तरफ बांग्लादेश जैसा देश ले रहा है, और भी कई बड़े अच्छे फैसले लिए उन्होंने। महिलाओं की संख्या 100 तक बढ़ाने के फैसले लिया है, और बहुत सारे क्रांतिकारी फैसले। उस पर एक अलग डिबेट कर लीजिएगा, उस पर बात करेंगे हम लोग। वो बात करने लायक है और जनता को जानना चाहिए, जिसका निर्देश लोग लेना चाहें। लेकिन नितिन नवीन के साथ ये सारे ही पॉइंट नेगेटिव में जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये केवल अमित शाह साहब ने अपना एक पपेट बनाया है, और ये उनका पपेट फेल हो जाएगा। जब तक सरकार चल रही है तब तक ये दिखाई पड़ेगा, और उसके बाद फिर ये कहीं नजर नहीं आएगा। पार्टी का वजूद है, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन का वजूद खत्म कर दिया है। जैसे तमाम परंपराओं है ना उसकी, वो तो उसकी नींव है। जैसे तमाम सरकार की परंपराओं को खत्म कर दिया है, संसद के वजूद को खत्म कर दिया है, जो संसद असल संसद होती थी, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है उसके संविधान को खत्म कर दिया। दो आदमी ही संविधान है उसका, दो आदमी ही सरकार है, दो आदमी ही पार्टी है, दो ही आदमी संविधान है उनका। नितिन नवीन जो है उनके साथ में एक व्यक्ति हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं तरुण चुग, जो जिनको खुद तो ये मौका नहीं मिला कि उनको ही बनाया जाता राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का, बीजेपी का। उनमें कई लोग नाम थे जिनके नाम के कईयों के जिक्र आपने भी किए थे, कई उसके अलावा भी नाम थे। उस बीच में इस फेहरिस्त में तो ना जाने कितने नाम थे, मतलब नितिन नवीन तक आते आते तो हजारों नाम शायद आ जाते, लेकिन नितिन नवीन के नाम पे जाके चीजें टिकी। अब उनके साथ में तरुण चुग जो है नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो है, वो उनके साथ हर वक्त रहते हैं, और उनको एक एक कदम पर किस तरह से क्या बात बोलनी है, क्या करना है, और ये तमाम तरह की जानकारी देते रहते हैं, और उनको ऊपर से ये पूरी इंफॉर्मेशन आती रहती है। बड़ी बात ये है कि कितना खतरनाक मामला है कि आप एक, क्योंकि बीजेपी का अपना खुद का एक संविधान है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए ये चयन करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो फिर क्या उस संविधान को जीरो कर दिया जाए? उसकी अब कोई जरूरत नहीं महसूस है, क्योंकि अगर ऐसे ही होना है, और एक एक चीज, क्योंकि जिसको बनाया जा रहा है उस व्यक्ति की उतनी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए उस कुर्सी पर बैठे हुए। एक मिनट के लिए अगर हम ये सोचे कि एक डॉक्टर, झोली छाप डॉक्टर को एमबीबीएस की कुर्सी पे मान लीजिए बिठा दिया जाता है, तो वो क्या इलाज करेगा? वो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर जाएगा। तो ये कितनी सीरियस कुर्सी है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जहां पर सीरियस रिपरकशंस देखने को मिल सकते हैं, मतलब इसके नतीजे बुरे हो सकते हैं आने वाले टाइम में। वो क्या क्या चीजें हैं, मैं एक भविष्य देखने वाले तौर पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं, और ये बात मैं आपसे जानना चाह रही हूँ किस तरह देखा जाएगा इसे। विनीता, वैसे तो इसका जवाब मैं पीछे दे चुका हूँ। तरुण चुग कौन है मैं नाम नहीं जानता, मैं एक जागरूक इंसान हूँ, लेकिन तरुण चुग नाम जैसा इस तरह का कोई नाम मैंने सुना नहीं आज तक। अगर वो राष्ट्रीय महासचिव भी है भारतीय जनता पार्टी का, फिर भी मैंने नाम नहीं सुना, तो वो कितना लो प्रोफाइल और कैसा आदमी होगा जिसका कोई नाम ही नहीं जानता। तो मेरा मानना यह है कि वो सिर्फ अमित शाह का एक गुर्गा है, और अमित शाह ने उसको नितिन नवीन को चलाने के लिए लगाया हुआ है। अमित शाह उसको निर्देश देते होंगे, और उस निर्देश को वो आगे पास करता होगा। इसका मतलब अमित शाह ने नितिन नवीन को इस लायक भी नहीं समझा है कि उसको डायरेक्ट निर्देश दे दें, बल्कि वो अपने गुर्गे के थ्रू उसको निर्देश देते हैं, और वो गुर्गा उनको उसके हिसाब से चलाता है। बाकी जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया था कि मेरा प्रेडिक्शन सुन लीजिए, ये अध्यक्ष चलेगा नहीं, ये अध्यक्ष फेल साबित होगा, एक पपेट के रूप में बहुत ही बेकार का अध्यक्ष साबित होगा, और अंत में इसको बदल करके एक नया अध्यक्ष लाने की जरूरत पड़ेगी। ये बात मेरी याद रखिएगा, और आपके दर्शक भी याद रखें। सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बेकार साबित होगा? क्योंकि ये तो एक एक चीज वैसे भी फुटस्टेप फॉलो कर रहे हैं, जो फॉलो करेगा वो बेकार कैसे हो जाएगा? वो तो एज इट इज काम करके पार्टी का संगठन और पार्टी अलग चीज है। कल बांग्लादेश में बड़ा अच्छा फैसला हो, मेरा लेख छपा है कुछ अखबारों में। तो हो सकता है ना कि नितिन नवीन को यही नहीं पता कि उनकी शक्तियां क्या हैं इस वक्त। विनीता, मेरा आज एक लेख छपा है, महाराष्ट्र के सामना में छपा है, जन संदेश टाइम्स में छपा है, हो सकता है कुछ और भी अखबार छाप दें। बांग्लादेश के परिवर्तनों पर मैंने कल एक लेख लिखा है। बांग्लादेश में जो नए 84 सूत्री जिस पर मेमोरेंडम उन्होंने वो किया, जनमत संग्रह किया है, उसमें एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। एक तो यह है वहां की कोई भी प्रधानमंत्री 10 साल से ज्यादा नहीं रह सकता। दूसरा, उन्होंने एक बहुत अच्छा फैसला ये लिया है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों एक आदमी नहीं हो सकता। ये दो पदों को एक आदमी स्वीकार नहीं करेगा। तो ये सारे फैसले एक तरफ बांग्लादेश जैसा देश ले रहा है, और भी कई बड़े अच्छे फैसले लिए उन्होंने। महिलाओं की संख्या 100 तक बढ़ाने के फैसले लिया है, और बहुत सारे क्रांतिकारी फैसले। उस पर एक अलग डिबेट कर लीजिएगा, उस पर बात करेंगे हम लोग। वो बात करने लायक है और जनता को जानना चाहिए। यहाँ पर नितिन नवीन को सिर्फ पपेट के रूप में बनाया गया है,
वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ही नहीं। पार्टी के अंदर सचमुच के एक राष्ट्रीय पार्टी है, जिसकी सत्ता भी है, जिसका देश भर में इतना बड़ा संगठन है, उसको एक फुल टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरूरत होती है। और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा हो जिसको लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष माने, जिसको लोग अपने से बड़ा माने, जिसको लोग अपने से ज्ञानी माने, जिसका भाषण लोग सुनना चाहें, जिसका निर्देश लोग लेना चाहें। लेकिन नितिन नवीन के साथ ये सारे ही पॉइंट नेगेटिव में जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये केवल अमित शाह साहब ने अपना एक पपेट बनाया है और ये उनका पपेट फेल हो जाएगा। जब तक सरकार चल रही है तब तक ये दिखाई पड़ेगा और उसके बाद फिर ये कहीं नजर नहीं आएगा। जी विनीता जी। जी सर, मतलब कुल मिला के सर यहाँ पर अगर इस पूरी परिस्थिति को देखा जाए तो यहाँ पर मेरा सवाल जो इसमें अहम था वो ये था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का, इस पार्टी का, देश की इतनी बड़ी पार्टी का जो इस वक्त देश की सत्ता पर काबिज है, उस पार्टी का वजूद क्या रह गया सर? मैं एक बहुत गंभीर प्रश्न है ये। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी पूरी की पूरी बुरी हो सकती है, उसमें कई लोग बहुत अच्छे भी होते हैं। पार्टी का वजूद है, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन का वजूद खत्म कर दिया है। जैसे तमाम परंपराओं है ना उसकी, वो तो उसकी नींव है। जैसे तमाम सरकार की परंपराओं को खत्म कर दिया है, संसद के वजूद को खत्म कर दिया है, जो संसद असल संसद होती थी, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है उसके संविधान को खत्म कर दिया। 2 आदमी ही संविधान है उसका, 2 आदमी ही सरकार है, 2 आदमी ही पार्टी है, 2 ही आदमी संविधान है उनका। 2 ही आदमी संविधान रह गए। लेकिन सर फिर उसके साथ क्या पार्टी खत्म हो जाएगी? जब मतलब संविधान खत्म हो जाएगा, आगे चीजें वो 2 मैंने आपकी एक डिबेट में कहा था, एक चर्चा में, कि जब किसी भी पार्टी राजनीतिक दल में कोई एक आदमी पार्टी से ऊपर हो जाता है, पार्टी उसके नीचे हो जाती है, एक आदमी सर्वोच्च हो जाता है, सारे फैसले एक जगह से लेने की प्रवृत्ति बन जाती है, तो फिर जब वो आदमी पद पर नहीं रहता, ये आदमी नहीं रहता, किसी कार्य में नहीं रहता है, तो अचानक वो पार्टी फिर लड़खड़ा जाती है, वो परिवार भी लड़खड़ा जाता है और एक बहुत अजीब स्थिति आती है। और उन परिस्थितियों से भारतीय जनता पार्टी को भी गुजरना होगा। तो सर ऐसी परिस्थितियों में तो फिर बीजेपी को बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा, बहुत बड़ा। बिल्कुल होगा, कि आने वाले कई सदी इनको लगेंगी उस चीज को वापस बिल्कुल होगा। हालांकि इसमें कांग्रेस का भी दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं कि जब तक कांग्रेस कमजोर है तो बीजेपी के लिए तो वैसे ही सपोर्ट होता जा रहा है। नहीं, कांग्रेस भी कमजोर इसलिए कि कांग्रेस में भी सीमित लोग फैसले लेते हैं। कांग्रेस के फैसले भी बहुत बड़े पैमाने पर, अगर प्रदेशों के फैसले प्रदेश में होने लगे, जिलों के फैसले जिलों में होने लगे, कांग्रेस भी इसीलिए कमजोर हुई कि कांग्रेस के फैसले भी केंद्रीकृत होते चले गए। अब राहुल गांधी ने नई परंपरा शुरू की है। तो सर अब तो जिला अध्यक्ष सारी पार्टीज में ये होने लगा है, केंद्रीयकरण हो ही गया है। अभी राहुल गांधी ने नया काम शुरू किया है कि जिनका जो काम वो फैसले लें, प्रदेश अपने फैसले लें, जिला अपना फैसले लें, जिला अध्यक्षों के बिना कोई फैसला न लिया जाए। क्या क्या शुरू किया, ये कितना चलेगा कितना होगा मुझे नहीं मालूम, यह भी नया राहुल गांधी ने शुरू किया है। लेकिन जब भी कोई चीज केंद्रीकृत हो जाती है, पार्टी एक बहुत बड़ी चीज है, देश बहुत बड़ा है, इतने बड़े देश को चलाने के लिए कोई एक आदमी नहीं चला सकता, हर जगह की अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग हालात होते हैं। इसलिए आप देखिए, पुराने जमाने में चाहे भारतीय जनता पार्टी रही, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे सोशलिस्ट पार्टी रही हो, उसमें तमाम नेता हुआ करते थे, प्रदेश लेवल पर, जिले स्तर पर बड़े बड़े छत्रप हुआ करते थे। यहां तक कि जिलों के स्तर पर इतने बड़े नेता होते थे जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से आंख में मिला के बात करते थे और विरोध व्यक्त कर देते थे अपने उनके कामों के लिए, और उनका विरोध सुना जाता था, तो पार्टियां चल रही थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था। अब जो ये केंद्रीकृत होता चला जाएगा तो लोकतंत्र खत्म होगा। देखने को तो ये पार्टियों में केंद्रीकृत होता जाएगा, लेकिन यही आरएसएस को बहाना मिल जाएगा, वन पार्टी रूल बनाने का, वन मैन रूल बनाने का आरएसएस को बहाना मिल जाए। आरएसएस वही तो चाहता है, उसका वही सपना है कि पूरी सत्ता केंद्रीकृत हो, एक आदमी के हाथ में आ जाए, एक संगठन के हाथ में आ जाए। जब सभी पार्टियां उसी तरह काम करने लगेंगी तो फिर आरएसएस को कोई बुरा क्यों मानेगा? फिर लोग कहेंगे तो वैसे ही चल रहे तो आरएसएस क्या बुरा है, चलिए उसी को करने दिए, एक बार उसको भी आजमा के देख लिया जाए। और फिर एक बार का आजमाना हमेशा के लिए, कई पार्टियों में एक बार का आजमाना हमेशा के लिए देश को खत्म कर देगा। जी विनीता, सभी पार्टियों में हो रहा है, अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति फैसला ले रहा है सारे, मतलब अब क्या हो गया ना सर, हर जगह हर राज्य में आप देखिए पार्टी जो है वो एक फेस पर डिपेंडेंट हो गई है, वो फेस ही सब कुछ कर रहा है और वही फेस फैसला ले रहा है। पार्टी के अंदर वो एक अंदर अलग अलग जगह की ग्रिप बची नहीं है, देयर इज वन बॉस इन द पार्टी। ये लोकतंत्र का क्षरण है, लोकतंत्र को समाप्त करने के तरीके हैं और ये बहुत दिन तक चलेगा तो लोकतंत्र इससे समाप्त होगा, फिर लोकतंत्र को जिंदा रखना मुश्किल पड़ जाएगा। समझना पड़ेगा, लोगों को सोचना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि इसके खिलाफ भी जगह जगह विद्रोह होंगे।
सर विद्रोह होने में और चीजें समझने में, जिस बात को समझने में हम अभी जिस पर चर्चा करें, बड़ा गंभीर विषय है ये। हमारे देश में रीजनल पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, अगर वो एक एक व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो जाएगी तो आने वाले वक्त में मतलब ये मानकर चलिए बहुत बड़ा डिजास्टर है ये, जिसे ये लोग अभी बिल्कुल समझ नहीं बिल्कुल पा रहे हैं। कि आगे समझेंगे बिल्कुल तो ना जाने लाखों लोग जो भी राजनीति से जुड़े हुए हैं वो सब बैकआउट करने लगेंगे, क्योंकि एक बॉस खुश नहीं है तो पूरी पार्टी से उसकी जिंदगी खत्म, जी उसका करियर यही खत्म। दुर्भाग्य है ना वनिता, दुर्भाग्य यही है ना कि सीपी राय चाहे जितना अच्छा काम करें, अगर एक आदमी नाराज है तो समाप्त हो जाएंगे। अगर कुछ भी हाँ, काम न करें, सारी बुराइयां अपने साथ लेकर रहे, लेकिन एक आदमी खुश हो तो सीपी राय को आसमान पर पहुंचा सकता है। इसका खामियाजा तो हम जैसे लोगों को भी भुगतना पड़ा है तमाम बार, सच बोलने के कारण। क्योंकि सच बोल देते थे, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा पूरी जिंदगी। तो ये बहुत परिस्थितियां चिंता हैं। की बात। जी, ये रिवायत इस देश में हर पार्टी के लिए, बीजेपी की नहीं, हर पार्टी के लिए बड़ी नुकसानदेह वाली जी, बात है। ये तो जनता बिल्कुल को बिल्कुल। सोचना पड़ेगा कि कौन पार्टी अपने साथ जुड़े हुए लोगों को कितनी शक्ति बांटने में इनसिक्योरिटी महसूस नहीं करती है और उनके साथ मिलकर चलना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक लंबी चर्चा आपके साथ आज हुई है कई मुद्दों पर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। सर रुकिएगा 1 मिनट, हाँ रुकिएगा 1 सेकेंड। हाँ वनिता आप बताओ। लॉग आउट मत कीजिएगा, 1 सेकेंड में इसको हाँ आउट। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।